नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं। गौर विडाल का 1978 का कल्कि। हाँ, जो खास तौर पे इसके हिंदू माइथोलॉजी वाले कनेक्शंस और सामाजिक कमेंट्री को देखता है। बिल्कुल। और आज कोशिश ये रहेगी कि समझें कि कैसे विडाल ने मतलब विष्णु के कल्कि अवतार जैसे हिंदू आइडियाज को लिया और उसे एक मॉडर्न थ्रिलर में बदल दिया, और साथ में धर्म पर एक तीखी टिप्पणी भी है। सही कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि विचारों का एक क्या कहते हैं उत्तेजक मिश्रण है। तो कहानी की शुरुआत होती है टेडी ओटिंगर से। ये एक पायलट है और उनकी एक बेस्ट सेलिंग किताब भी है, बियॉन्ड मदरहुड। अच्छा। हाँ, तो उन्हें एक असाइनमेंट मिलता है जेम्स जे केली का इंटरव्यू करने का। उनका कल्कि कोई पारंपरिक ब्राह्मण योद्धा टाइप नहीं है। ये केली वियतनाम युद्ध का एक पूर्व सैनिक है। और काठमांडू में उसका अपना आश्रम है ना? वहीं से वो खुद को कल्कि बताता है, विष्णु का अंतिम अवतार। एग्जैक्टली। और ये केली या कह लें कल्कि बड़ा करिश्माई किस्म का है। मतलब उसके फॉलोअर्स, उसकी मंडली उसे सचमुच भगवान मानते हैं। और वो घोषणा करता है कि 3 अप्रैल को कलयुग खत्म हो जाएगा, वो बुराई मिटा देगा और एक नया स्वर्ण युग सतयुग लाएगा। यहाँ पर हिंदू कॉन्सेप्ट्स का भरपूर इस्तेमाल है। कल्कि, कलयुग, कर्म, पुनर्जन्म, ये सब। बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्यों? यहीं से विडाल का कटाक्ष, उनका व्यंग शुरू होता है। एक अमेरिकन का कल्कि बनना शायद ये पश्चिमी दुनिया के मसीहाई कॉम्प्लेक्स और पूर्वी आध्यात्मिकता के घालमेल पर एक कमेंट है। और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि कल्कि का संगठन लॉटरी से और शायद ड्रग्स तस्करी से भी पैसा कमा रहा है। हाँ, वो डॉक्टर लोवेल की जो पक्षी और मछली की दुकान है, जिसकी जांच वो नारकोटिक्स एजेंट जेसन मैक्लाउड कर रहा है, वो इसी तरफ इशारा करती है। तो ये सीधा निशाना है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पर और ऐसे गुरुओं पर जो खुद को भगवान बताते हैं। विडाल ने रेवरेंड मून जैसे लोगों से तुलना भी की है इसकी। सही कहा। चलिए परत दर परत खोलते हैं इसे। तो कहानी शुरू होती है, टेडी काठमांडू जाती है कल्कि से मिलने, जो मानते हैं कि दुनिया खत्म हो रही है। बिल्कुल। वहीं टेडी की मुलाकात लक्ष्मी से होती है, जो कल्कि की पत्नी है, और जेराल्डीन, एक वैज्ञानिक। अच्छा। और फिर कल्कि टेडी को अपना पायलट नियुक्त कर लेता है। हाँ, ये भी एक अजीब मोड़ है। और वहीं टेडी को इशारों में दुनिया के अंत की तारीख का भी अंदाजा लगता है, 3 अप्रैल। पर ये सब इतना सीधा नहीं है ना, मतलब कहानी में कुछ और भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, साजिश की परतें हैं। एक किरदार आता है डॉक्टर अशोक। डॉक्टर अशोक, जो बाद में पता चलता है कि डॉक्टर गायल्स लोवेल है, CIA एजेंट और ड्रग्स का तस्कर भी। अरे बाप रे, CIA एजेंट, और कहानी में जेसन मैक्लाउड भी है, नारकोटिक्स एजेंट। सही। तो कल्कि पर हमले भी होते हैं और उसे ड्रग्स के धंधे से जोड़ने की कोशिशें भी होती हैं। मामला काफी पेचीदा है। मतलब कल्कि का किरदार शुरू से ही थोड़ा ग्रे शेड वाला लगता है। तरीके, उसके कनेक्शंस कुछ और ही इशारा करते हैं। और फिर कहानी पहुंचती है न्यूयॉर्क, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जहां कल्कि की एक बहुत बड़ी रैली होती है और वहीं उस पर जानलेवा हमला होता है और वो मारा जाता है। लगता है कहानी खत्म। पर यहीं आता है असली ट्विस्ट। बाद में पता चलता है कि कल्कि तो जिंदा है। तो फिर वो कौन था जो मारा गया? वो उसका हमशक्ल था। ये सब कल्कि की ही एक सोची समझी चाल थी। ओह। और इसी दौरान टेडी को एक और बात पता चलती है। हाँ, कि वो यानी टेडी, कल्कि, लक्ष्मी, जेराल्डीन और वो CIA एजेंट लोवेल, ये 5 लोग ही सिद्ध गुरु हैं। परफेक्ट मास्टर्स। परफेक्ट मास्टर्स, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये कल्कि के प्लान का हिस्सा थे। ये सब मिलकर कहानी को और उलझा देते हैं। सही। लेकिन कहानी का जो सबसे बड़ा शौक है, वो है दुनिया का अंत करने का तरीका। वो कोई डिवाइन एक्ट नहीं है, भगवान का चमत्कार नहीं। हाँ, वो मानव निर्मित है। ये बात सच में हिला देती है। पता चलता है कि केली ने जब वो फौज में था तब एक बहुत ही जानलेवा वायरस बनाया था। हाँ, ये यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका नाम के बैक्टीरिया का एक खास स्ट्रेन था, जिसे कल्कि ने सेना में रहते हुए एक जैविक हथियार की तरह विकसित किया था। सेना में विकसित वायरस, ये तो और भी भयानक है। हाँ, कहानी में शीत युद्ध के दौर का डर, जैविक हथियारों की चिंता, ये सब भी झलकता है। और टेडी ओटिंगर, जिसे कल्कि अपना पर्सनल पायलट बनाता है, वो अनजाने में इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला देती है। कैसे? वो कल्कि के प्लेन गरुड़ से उड़ाने भरती है और लाखों कागज के कमल गिराती हैं।
उन कमलों पर वायरस लगा होता है। ओहो, मतलब जो पवित्रता का प्रतीक है कमल, उसे ही विनाश का हथियार बना दिया। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि लगभग पूरी इंसानियत खत्म, सिर्फ 5 लोग बचते हैं। और पता चलता है कि इन्हें डॉक्टर लोवेल ने पहले ही चुपके से टीका लगा दिया था, टेडी को तो न्यू ऑर्लियंस में बेहोशी की दवा के बहाने से। अच्छा, तो ये पूरा प्री प्लान्ड था। और फिर आई 3 अप्रैल की तारीख, वायरस एक्टिव हुआ और इन 5 को छोड़कर पूरी इंसानियत खत्म हो गई। कल्कि की योजना कामयाब, पर किस कीमत पर? अब आते हैं उस अंतिम हिस्से पर। हाँ, वो 5 बचे हुए लोग व्हाइट हाउस में रह रहे हैं। और जेराल्डिन जो जेनेटिस्ट है, वो मानवता को दोबारा शुरू करने की बात करती है। लेकिन चिंता जताती है कि सिर्फ 5 लोगों का जेनेटिक पूल बहुत छोटा है, बहुत सीमित। वो स्पर्म बैंकों का सुझाव देती है। और यही कल की अपना असली रंग दिखाता है। बिल्कुल, वो कहता है कि बिजली तो है नहीं, तो स्पर्म बैंक बेकार हो चुके हैं। फिर वो अपने क्रॉच की तरफ इशारा करता है और कहता है, मानव जाति का एकमात्र भविष्य यही है। उफ, रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब बहुत गहरा और सच कहूं तो भयानक है। हमें ये भी पता है कि गाइल्स लोवेल, वो CIA एजेंट, नसबंदी करवा चुका है। तो इसका मतलब साफ है, कल की अकेला पुरुष है जो बच्चे पैदा कर सकता है। तो इंसानियत का भविष्य अब सिर्फ कल्कि और 2 महिलाएं लक्ष्मी और जेराल्डीन पर टिका है। हाँ, और टेडी ओटिंगर जो कहानी की नायिका है एक तरह से, वो इस नए भविष्य के प्रजनन प्लान से बाहर है। बिल्कुल, सारी बागडोर, सारा नियंत्रण कल्कि के हाथ में। तो ये सिर्फ मानवता का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, पर ऐसी शुरुआत जिस पर पूरी तरह से एक ही आदमी का कंट्रोल है। हाँ, जहाँ विविधता, चुनाव, इनकी कोई जगह ही नहीं बची। विडाल शायद यही दिखा रहे हैं कि कैसे महान उद्धारकर्ता होने का दावा करने वाले लोग अक्सर सबसे बड़े नियंत्रक बन जाते हैं। तानाशाह। कल्कि का ये आखिरी दावा, ये आखिरी सीन पाठक के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल, क्या ऐसे भविष्य को जहाँ सब कुछ एक व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर है, वाकई नया जीवन कहा जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात। हाँ, तो ये उपन्यास असल में क्या दिखाता है? धर्म के नाम पर पाखंड, विज्ञान और विश्वास का खतरनाक गठजोड़। और अमेरिकी समाज में जो मसीहा बनने की एक चाहत दिखती है कभी-कभी, उसे पूर्वी आध्यात्मिकता के चोले में लपेटकर पेश किया गया है। विडाल ये भी दिखाते हैं कि कैसे केली का ये दिव्य मिशन असल में उसकी पुरानी वियतनाम वाली सत्ता की भूख और मिलिट्री सोच का ही एक्सटेंशन है, बस ऊपर से आध्यात्म का रंग चढ़ा दिया है। सही कहा, ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे धार्मिक दिखावे के पीछे बहुत गहरी निजी महत्वाकांक्षाएं और कंट्रोल करने की इच्छा छिपी हो सकती है। और गेराल्डीन का किरदार वो दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक सोच भी कट्टर विश्वास के आगे हार मान सकती है और विनाश में भागीदार बन सकती है। उपन्यास का अंत बहुत ही डिस्टर्बिंग है। सिर्फ 5 लोग बचे हैं। और कल्कि का इरादा है कि वो अकेला ही, वो एकमात्र प्रजनक बनकर पृथ्वी को दोबारा आबाद करेगा। माइथोलॉजी का इतना स्याह और व्यंग्यात्मक इस्तेमाल, ये हमें शक्ति, नियंत्रण और ऐसे लोगों के इरादों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो खुद को मानवता का उद्धारकर्ता समझते हैं, पर असल में विनाशक बन जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है ना? ये सत्ता के स्वभाव पर एक ठंडा सा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल, जब उद्धार का वादा ही विनाश का हथियार बन जाए तो क्या होता है? और क्या होता है जब पवित्र कथाओं को तोड़ मरोड़ कर अपना एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए? ये सवाल वाकई दिमाग में घूमते रहते हैं किताब पढ़ने के बाद भी। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।